जमिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आता ही सत्र आम्ही सुरू करतात। तर ही सत्र जावन आसा मुलाखत। हाचे खातीर हांव मागता भौमानेस्त अरुण पांडे आणि नमन ताई लागे की ताणे माचेर येवन आपली बसका घेवची। नमन ताई आणि अरुण पांडे सरा लागी मागता ताणे माचेर येवन आपली बसका घेवची। सगळ्यांनी ताळ्यांनी तांचो येवकार करचो। आता हांव थोडे भितर आमच्या मानेस्ताची तुमकां वळख करून दिता। सर अरुण पांडे हे मुंबई टाटा इन्स्टिट्यूशनान MSW करताले। मुंबई साकून डेझर्टेशना खातीर गोंयांत आयिल्ले तेन्ना बायना वेश्यावस्तींत कसलो प्रकरण चलता तो तांणी पळयलो। गोंयांत ल्हान ल्हान भुरग्यांक बायलांक हाडून प्रॉस्टिट्यूशन चलताले। ताचे डेझर्टेशन सोंपयल्या उपरांत ताणी आपल्या जिविताचो लक्ष घेवन तो बायना आयलो आणि कमर्शियल सेक्स ट्रॅफिकिंग चेन तोडून उडोवपाचो ताणे प्रयत्न केलो। तशेंच अर्ज म्हणल्यार अन्याय रहित जिंदगी हांचे ते फाउंडर मेंबर जावन आसात। फाटली कितलीशींच वर्सां ते गोंयांत वावर करीत आसात आणि ह्या बायलां खातीर तांणी वेगवेगळे रोजगार उत्पन्न केल्ले आसात। तांच्या मार्गदर्शना खाला अर्ज हाका बेस्ट NGO अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा। हाचे भायर अनेक जायत्या पुरस्कारांनी तांकां सन्मानित केल्लो आसा। सर हांव तुमकां येवकार दिता। सराची मुलाखत घेतली नमन ताई। नमन ताई कोंकणी भाषा मंडल मडगांव संस्थेचे 70 प्रतिनिधी म्हूण जबाबदारी सांबाळटात। ती सातत्यान मराठी आणि कोंकणी दिसाळ्यांनी बरयतात। मुक्तमन हे तांचे पहिले पुस्तक 2010 वर्सा उजवाडाक आयिल्ले, जांचे खातीर तिंका 2011 वर्सा युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा। ते भायर ब्युटिफुल विमेन, 70 रंग अंतरंग, साहित्य चेतना अशी जायती पुस्तकां तांची उजवाडाक आयिल्ली आसात। आता हांव मागता सहाय्यक प्राध्यापक उर्वशी नायक हांचे लागी की ताणे ल्हानशी भेट वस्तू दिवन आमच्या मानेस्तांक येवकार करचो। सगळ्यांनी ताळ्यांनी आमच्या मानेस्तांक येवकार दिवचो। देव बरे करूं। आता ही फुडली सत्रा नमन ताई लागी सोपयता। कोंकणी भाषा मंडळ चित्रंगी गोटेर आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव अरुण पांडे सरांचे खूप खूप स्वागत करता। आणि प्रत्येक चित्रंगीक म्हाका दिसता अशी एक मुलाखतीची आमी कार्यावळ दवरताच। फाटले फावट आमी पंक्ती जो हाजी मुलाखत दवरलेली फाटले चित्रंगीक आणि ती खूप बरी जाल्लेली आणि त्याच्यापेक्षा बरें म्हणजे तितलेच तोडीचे काम अरुण पांडे सर करतात। थोडक्यान त्यांची वळख अशी की आताच सांगला, पण आमी सदांच अशी खंय वयताना सगळ्यांपेक्षा कमी दर्जो आसता खंयचे बायले, म्हणजे तो दादलो आनी बायल जर म्हटली समाजान जाल्यार बायलेक कमी दर्जो म्हणटा, तितूंतल्या तितून खंयचे बायलेक सगळ्यांपेक्षा कमी दर्जो आसा अशें आसता। एक तर ती कमी जातीची आसत जाल्यार किंवा कमी प्रतीचो व्यवसाय करता जाल्यार, आणि सगळ्यांत चड म्हाका दिसता जो वेश्या व्यवसाय करता ती सगळ्यांत बायलांच्या चेनीन जावं समाजाच्या चेनीन सगळ्यांत लास्ट आसा। आणि त्या लास्ट पॉइंटाची उदरगती खातीर आपले फुल आयुष्य समर्पित करपी हो मनीस जो गोंयचोय बीन न्हू, जाका भाशा प्रांत कसलेच भेद लागना, जेंडर कसलेच भेद लागना, त्या मनशान आयज फाटली 25 वर्सां हांगासर येवन एक क्रांती घडयल्या आणि ती अन्याय रहित जिंदगी। हे अन्याय रहित जिंदगी नावा प्रमाणूच ही संस्था चलता आणि त्या संस्थेन गेली कितलीशीच वर्सां कितल्याशाच बायलांचे पुनर्वसन केला आणि आमकां दिसता ते सगळे गैरसमज तेंच्यांनी धुवन पुसून म्हणटात तशें उडयल्या स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्री सुरू करून। हो प्रवास इतलो सोंपो नासलो आणि हो प्रवास इतलो कितले तांकां डिफिकल्टीज येयले आसतल्यो त्यो बी आमी उलयतली आणि हे आयज खंयच्यो चॅलेंजीस ते फेस करतात। सो सर मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। आमी माझी तोडकी मोडकी हिंदी तुम्ही मातशी सोसून घेवची, सर बरे उलयतले। सर हम ऐसे देखते हैं कि
जैसे मैंने अभी कहा, शायद आपको समझ में आया होगा कि वेश्याओं को देखने का, जो वेश्या व्यवसाय करते हैं उनको देखने का नजरिया आम इंसान का बहुत ये रहता है, डेरिवेटिव। तो आपको ऐसा क्यों लगा और कब लगा कि इस सेक्शन के लिए आपको काम करना चाहिए? सबसे पहले मेरा अपोलॉजीज कि आज ये जो प्रोग्राम है ये कोंकणी भाषा मंडल ने ऑर्गेनाइज किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कोंकणी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोंकणी में वार्तालाप कर सकूं, सो आई एम रियली सॉरी। और कोंकणी भाषा मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, जहां पे इतनी सीनियर एक्टिविस्ट है, कई सालों से काम कर रहे हैं, कई डिकेड से काम कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इस प्रोग्राम में जो विमेन जो वेश्यावृत्ति में हुई या जो विक्टिम है सेक्स ट्रैफिकिंग का, उसका टॉपिक इंक्लूड किया, क्योंकि जनरली हमने पाया है कि ये एक स्टिग्मेटाइज ग्रुप है और चर्चाएं नहीं होती हैं। अगर महिला के बारे में चर्चा होती है तो इनको तो महिला माना ही नहीं जाता है क्योंकि ये वैश्या है, तो इनके बारे में जनरली चर्चा नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका सवाल था कि मैं कैसे इसमें आया, कुछ प्लान नहीं था। आई एम एक्सीडेंटल सोशल वर्कर इन द सेंस दैट कि मैं लखनऊ में लॉ पढ़ाई की थी, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के लिए, क्राइम प्रिवेंशन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। और उसी समय मेरे को मालूम हुआ कि टाटा इंस्टीट्यूट में क्रिमिनोलॉजी और करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन करके एक स्पेशलाइजेशन है वे बैक इन 92, और वो मैं स्पेशलाइजेशन में पढ़ाई करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट में आया। और टाटा इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहां पे एक है प्लेसमेंट होता, फील्ड वर्क प्लेसमेंट होता है, उसी के लिए मैं कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया गया था। और जब कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया, वो मेरा इनफैक्ट पहला एक्सपोजर था किसी भी औरत का वायलेंस देखने का। मेरे परिवार में सब लोग डिफेंस में हैं, सो ज्यादातर हमारा इंटरैक्शन समाज में क्या हो रहा है उससे नहीं हुआ था। यहाँ पे पहली बार मैंने अगर देखा, यहाँ पे कमाटीपुरा में छोटे बच्चियों को ओपनली कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। वहां पे एडल्ट्स थे, उनके चेहरों पे फियर था। ये भी देख के अगर आश्चर्य हुआ कि वहीं पे कमाटीपुरा में पुलिस स्टेशन है, तो भी ये सब खुलेआम हो रहा है। वहां पे पिंक लोग थे जो कि एल्बम लेके घूम रहे थे लड़की लोगों का, ये बताते हुए कि ये लड़की लोग इस उम्र का है, ये लोग इस तरह का सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और रेट्स निगोशिएट कर रहे थे। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आई वाज शॉक्ड। ये पहला रियलिटी एक्सपोजर था कि भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मैंने लॉ की पढ़ाई की थी उसके अंदर किसी को खरीदना या बेचना एक क्राइम है। दूसरा ये था कि यही पे पुलिस स्टेशन है, यानी कि दूर है पुलिस स्टेशन, यहीं पे और ये सब खुलेआम हो रहा है। एक गुस्सा था, अरे वापस इंस्टीट्यूट में गया, चर्चा किया अपने फैकल्टी से। उन्होंने कहा कि अरे कि आपको अगर जिज्ञासा है तो आप इसके बारे में और पढ़ाई कीजिए और इसके अंदर काम कीजिए। तो वाइल आई वाज एट टाटा इंस्टीट्यूट, हमारा फील्ड वर्क प्लेसमेंट होता है, तो मैं पुलिस स्टेशन पे कुछ दिनों तक था, कोर्ट में था और प्रोटेक्टिव रूम था अपने 94 में, पर तब भी कहीं पे जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। और उसके बाद मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एज ए सीनियर रिसर्चर, और 3 साल तक पूरे इंडिया में घूम के वैश्यावृत्ति पे स्टडी किया कि वैश्यावृत्ति होती क्यों है। और उस समय पहली बार एक्सपोजर हुआ कि इसके अंदर कास्ट, जेंडर, धर्म, रीजन, ओके, हर चीज अगर इन्वॉल्व, इतना सिंपल नहीं है, वेरी कॉम्प्लेक्स इशू है, अगर ये देखने को मिला। वापस आने के बाद, और उसी समय बायना भी आए थे 94 में, औधा से 94 में पहली बार अगर मिला था जब मैं रिसर्च के लिए आया था। और उस समय देखा कि बायना में खुलेआम देवदासी प्रथा थी, जहां पे लड़की लोगों को हित बांध के धंधे में डालते थे,
लड़की लोग खड़े होकर सॉलिसिटिंग कर रहे थे, एड्रेस की तो बात ही अलग थी, और कोई भी रेस्क्यू नहीं हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 94 की, रेस्क्यू नहीं होते थे। इंस्टेड ऑफ लड़की लोगों को पकड़ के जेल में डालते थे। ये लंबी स्टोरी है। सो जब रिसर्च खत्म हुआ तो हमने एक रिसर्च के बेस पे एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम है मुक्ति मॉडल। हमने डिजाइन किया। उसके बाद कुछ समय तक मैंने सोचा पीएचडी करेंगे, पर जब मैं करने लगा तो आई फेल्ट गिल्टी कि इतना 3 साल तक काम करके ये जानकारी लेके ये मॉडल बनाने का फायदा क्या है कि एक रिपोर्ट बना के वो जो रिसर्च कर रहा था वो नेशनल वुमेन्स कमीशन के लिए कर रहा था। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट उनको जमा कर दो और टाटा इंस्टीट्यूट में जमा कर दो, उसका फायदा क्या है। अदाता में वो यही अदा ब्लड भी था। सो थॉट दैट कि आई विल कम माई सेल्फ विद माई अदर टीम मेंबर्स, बैचमेट वॉज देयर जरूर, उसके साथ आएंगे और बाइना में काम करेंगे, इस मॉडल को इंप्लीमेंट करेंगे। उस समय लगा था कि 3 साल में हम बदलाव लेके आ जाएंगे और 3 साल के बाद चले जाएंगे, पर आज 30 साल हो गया मैडम, स्टिल उसी इशू पे काम कर रहे हैं। अगर आप पूछे कि बदलाव हुआ है क्या, मैं वही करूंगा, कम होने की जगह बढ़ा है, बट हाँ कई चीजें हम कर पाए हैं। अगर लड़की लोग को रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, अगर कई मॉडल्स डिजाइन कर पाए हैं, अगर खुशी है कि गोवा में पहले 94 और 99 तक तो हम लोग सोच रहे थे कि बायना नाम लिया तो वेश्यावृत्ति बायना में ही है और कहीं नहीं है क्या, या बायना में ही शुरू हुई है और कहीं नहीं है, और कहाँ है और कहाँ शुरू हुई, ये बायना क्यों ये है, मतलब उसको ठपका लगा है, कहाँ पे है ये वेश्यावृत्ति और कहाँ से शुरू होती है वेश्यावृत्ति या वेश्या व्यवसाय। देखिए, यानी कि वेश्या व्यवसाय का मेन अगर कारण देखना जाए तो डिमांड होता है। ओके, अगर जहां पे भी डिमांड है वहां पे सप्लाई है। अगर जैसे बायना दूसरे पोर्ट टाउन की तरह रेड लाइट एरिया है, जैसे पोर्ट टाउन है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, चेन्नई है, और ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी देखें कि जो पहले प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटीज जहां पे हुई है वो पोर्ट टाउन पे हुई है, और या जहां पे आर्मी लोगों का, आर्मी डिफेंस लोगों का सेटलमेंट से, जहां पे सिंगल मेल फैमिली से ज्यादा दूर तक रहते, ज्यादा समय से दूर पे रहते हैं, वहां पे वो लोग डिमांड क्रिएट करते हैं और वहां पे इस तरह की बस्तियां बसती हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट कि हाउ इन अ प्लान्ड वे इट वाज डन, बट बायना में उसी तरह से ये बस्ती बसी, जिसके अंदर शुरुआत में अगर जो देवदासीज थे जिनको कर्नाटका से लाके बसाया गया और उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे आंध्रा से लड़की लोगों को ट्रैफिक करके लाया गया, तो वो चल रहा था वहां पे। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम गोवा की अगर हिस्ट्री देखें अगर प्रोस्टिट्यूशन की, तो एक फेज है बायना रेड लाइट एरिया, जहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर लड़की लोगों का एक एक्सप्लॉयटेशन होता था, जिसमें ज्यादातर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के थे। 2000 में डिमोलिशन के बाद वो थोड़ा स्प्रेड हुआ, गोवा के डिफरेंट पार्ट्स में उसका स्प्रेड हुआ, पर उसके साथ साथ अगर जो महाराष्ट्र है वहां पे डांसिंग पे बैन लगा विदाउट रिहेबिलिटेशन बार में, तो वहां से क्या हुआ कि उन्होंने भी गोवा को एक बड़ा डिमांड एरिया देखा और वहां से लड़की लोगों को ट्रैफिकिंग शुरू हुआ। सो 2004-5 तक रेड लाइट एरिया बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन था। 2005 से अगर हम 2010-15 तक देखें तो ज्यादातर लड़कियां वो है जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ गोवा में, वो है अदर के डांस बार की लड़कियां। 2015 के बाद हम देखने जाए तो ये अब ऑनलाइन कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है। वही मैं पूछने वाली थी कि आप अभी वो हाल ही में पढ़ा कि वालपुर में भी एस्कॉर्ट सर्विस कुछ है ऐसा, व्हाट इज दैट एस्कॉर्ट सर्विस? देखिए, एस्कॉर्ट सर्विस क्या है, मतलब कि ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, पर अंत में वही है लड़की लोगों का कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, चाहे आप कॉल गर्ल कहे, चाहे एस्कॉर्ट सर्विस कहे, अगर या वैश्या कहे, ये थोड़ा वो लोग रिस्पेक्टेबल टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, पर है अंत में वही कि लड़की लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे आप पूछ रहे हो कि वालपुर में, हमने ये पाया है कि गोवा एक ऐसी जगह है जहां पे इंक्रीजिंगली ऑनलाइन कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ रहा है। अब ये ऑनलाइन कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है कि वेबसाइट से,
और इन वेबसाइट्स पे नंबर है ना। जैसे पहले जैसे बताया था कि जैसे बायना में भी होता था या कमाटीपुरा जैसे रेड लाइट एरिया में होता था, एक पिंप होता था एल्बम लेके लड़की लोगों का फोटो वो सॉलिसिट करता था। वही एल्बम का शेप आज वेबसाइट ने ले लिया है। लड़की लोगों का फोटो है, एज दिया हुआ है, किस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी वो प्रोवाइड करेगी, ओके, वो सब डिटेल है। आज लोग जा रहे हैं वहां पे, उसको चुन रहे हैं, ओके, और फिर वो हो रहा है। तो ये लड़कियां कहाँ से आती हैं? गोवा से ही है या इंडिया से है या बाहर से है, कहाँ से आती है? सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ गोवा में 3 तरह से एक्टिविटी हो रही है ब्रॉडली। एक वो है जो लड़की लोग को बाहर से लाया जाता है, ओके। जैसे अभी हमने एक स्टडी किया है जहां पे गोवा पुलिस ने लास्ट 5 साल में 172 लड़की लोगों का रेस्क्यू किया है, और जब हमने उसका एनालाइज किया तो हमने पाया कि लड़की लोगों को 20 इंडिया के स्टेट से लाया गया है, ओके। महाराष्ट्र टॉप पे है, वेस्ट बंगाल फॉलोड विद दिल्ली। ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जिसके थ्रू वहां से लड़की लोगों को लाया जाता है। 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीना तक होटल में रख के उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, न केवल इंडिया से पर बाहर से भी, नेपाल, बांग्लादेश, कीनिया, ओके, कई दूसरे कंट्रीज से भी लाया जाता है। ये प्रोसीजर कैसा है? लड़कियां फंस कैसे जाते हैं? कोई अगर बुलाए इस धंधे के लिए आ जाओ तो कोई आएगा नहीं, तो आती कैसी लड़कियां हैं? जी अदा की देखिए, ज्यादातर जो लड़की लोगों को देखा गया है वो लड़की लोग वो है जिनको शादी के बहाने या काम के बहाने इंडक्ट किया जाता है। तो फिर से बताने का है कि जो पहले कैटेगरी की जो मैं बता रहा था कि जो दूसरे स्टेट से लाई जाती है लड़की लोग, उनका इंडक्शन मतलब उनको धंधे में गोवा में नहीं डाला जाता है, वो पहले से ही चाहे महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में धंधे में डाल दिए गए हैं। और उसके बाद जब उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है इसको, तब उनको गोवा लाया जाता है। क्योंकि गोवा में आजकल लड़की लोगों को केज करके धंधा नहीं करवा रहे, उनको भेजा जाता है जहां पे क्लाइंट होता है। पर जैसे मैं बता रहा था कि 3 ब्रॉड एरिया है। तो पहला है जो लड़की लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए लाया जाता है, दूसरा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ओके, और कहीं पे हम डिनाइल में हैं कि क्या गोवा की लड़की लोग धंधे में है क्या। अभी जो अगर आप GSAT का स्टैटिस्टिक देखें उसके अनुसार 6400 लड़की लोग जो गोवा की रेजिडेंट है, आई नॉट गेटिंग इनटू गोवन है या नहीं है, बट दे आर रिजाइडिंग इन गोवा, 6400 लड़की लोग हैं। और ऐसा कोई भी तालुका नहीं है जहां पे कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रहा है एज पर GSAT स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा नहीं है, वो गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है जो वेरी क्लियरली करता है, जो हमने भी एक रिपोर्ट निकाला है उसमें तालुका वाइज हमने ब्रेकअप भी दिया। ये दूसरा हुआ। और तीसरा ये है कि गोवा की लड़की लोगों को बाहर लेके जाया जाता है। हमने पाया है कि स्पेशली हम अपने स्लम एरियाज में देखते हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल एरिया हो जाते हैं। हमने पाया है कि लड़की लोगों को इन प्लान्ड वे में मिडिल ईस्ट में एज ए लेबर एक्सप्लॉयटेशन के लिए लेके जाया जा रहा है। तो ज्यादातर हमें यही लग रहा था लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, पर अभी लास्ट वीक हमारे पास एक केस आया है जिसके अंदर एक लड़की को मस्कट लेके गया था उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। वी आर फाइलिंग अ केस नाउ, ओके। सो मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड है। गोवा इज नो मोर ओनली ए डेस्टिनेशन स्टेट। हम कहते थे बाहर की लड़की लोग आ रहे हैं, पर अभी जो है कि मार्केट बना है, गोवा एक बाजार बना है, और बाजार बनने की वजह से डिमांड हर जगह बढ़ा है, और उसके वजह से कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ी है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, हमने अपने रिसर्च के दौरान पाया कि कोविड के समय भी कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही थी। अब कोविड के समय पे टूरिस्ट तो नहीं आ रहे थे, लोकल ही थे, तो ये क्लियरली दर्शाता है कि डिमांड अब सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं रख रहे, डोमेस्टिक टूरिस्ट, लोकल भी अलग डिमांड क्रिएट कर रहे। अब ये लोकल में चाहे यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर हो या ट्रक ड्राइवर हो या जो भी हो, ओके, वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दैट, बट यहाँ पे लगा है कि लोकल जो रिजाइड कर रहे हैं गोवा में वो भी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए कारण है कि पोंडा, बिचोलिम जैसे एरिया जो कि टूरिस्ट बेल्ट नहीं है
वहां पे भी कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है। ये बहुत शॉकिंग है कि रूरल एरिया की लड़कियां भी इसमें हैं, और 6000 ये बहुत छोटे गोवा के लिए बहुत बड़ी संख्या है। कि तो अभी तो डर है कि कहाँ हमारे घर की तो लड़कियां वल्नरेबल नहीं हो रही है, क्योंकि अभी पहले जैसा सिचुएशन के लिए, परिस्थिति के हिसाब से वल्नरेबिलिटी नहीं है। अभी ऑनलाइन के लिए तो हर एक लड़की वल्नरेबल हो गई है, हर एक फैमिली वल्नरेबल हो गई है, तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो चीज, एक और चीज बताने का है रिलेटेड, ये है कि एक और डेंजर जो है, जो हम देख रहे हैं बाजार का, कि पहले ये पब्लिक एरियाज में कि कॉमर्शियल एरिया में लिमिटेड था, होटल्स में, लॉज में, रिजॉर्ट्स में। अब ये धीरे धीरे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ बढ़ रहा है। कई जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, सोसाइटीज है, जहां पे फ्लैट्स बंद है, वहां पे ये कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है। ओके, और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये ऑलरेडी हो रहा है। और वहां पे क्या है कि जो बिल्डिंग में लोग हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग देयर गर्ल्स एंड वीमेन सेफ। यहां तक भी है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए काम पे, वो डरते हैं कि अगर हम अपने बच्चियों को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि बिल्डिंग में वो एक्टिविटी चल रही है। जहां आपने बिल्कुल कहा कि ऑनलाइन, अब ऑनलाइन होने के वजह से कोई बाउंड्री नहीं है। अभी हमारे वास्को से एक लड़की को एक वहां से क्या नाम है, गुजरात से एक लड़के ने क्या किया है कि वहां पे ऑनलाइन पे फ्रेंडशिप किया है उसके साथ, और उसको घर से भगा लिया, है ना। 19 साल की लड़की है, सूरत में कहीं पे गया, अभी तक ट्रेसेबल नहीं है। ओके, और जहां तक है, जब पुलिस यहां से गई, उसकी फैमिली वहां पे गई, तो पता चला कि ही इज वेरी नोटोरियस फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो एक ये है कि कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी अब हमारे दरवाजे पे है, और दूसरी साइड ये है कि ऑनलाइन होने की वजह से कि कहीं पे कि हर बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है वो वल्नरेबल हो जाता है। सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। पहला तो चीज ये है कि हम ये एक्सेप्ट करें कि ये एक प्रॉब्लम है, विच वी आर कंप्लीटली डिनाइंग। वी डू डिस्कस वेरियस इश्यूज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कई चीजें डिस्कस करना भी चाहिए, पर ये कहीं पे नेग्लेक्ट हो जा रहा है। ओके, क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो गोवा जैसे बाजार बन रहा है ना, वो बढ़ता जाएगा। और ये जानिए कि ये जो बाजार है उसमें पैसा बहुत ज्यादा है और सेक्स भी है, तो ये किसी को भी करप्ट कर सकता है। एक लड़की ऑन एन एवरेज पिंप के लिए 50,000 रुपया कमाती है पर डे। खुद के लिए कितना कमाती है? अरे 50,000 कमाती है पर डे, और हमारे अंदाज से 10,000 लड़की लोग हर रोज धंधा कर रहा है। तो आप कैलकुलेट करके खुद ही देखिए कि कितना रुपया पर डे जनरेट हो रहा है इलीगली। और ये अगर ये होता है, डेफिनेटली करप्शन होता है ना। प्रोस्टिट्यूशन डजंट हैपन इन प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट प्रोस्टिट्यूशन हैपेंस इन पब्लिक, क्योंकि बिना सॉलिसिटिंग के अगर प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा, चाहे वो वेबसाइट हो और ये चाहे कोस्टल एरिया में टाउट्स खड़े होके कस्टमर को अगर सॉलिसिट करें। सो वी नीड टू टेक एक्शन, वी आर नॉट टेकिंग एक्शन, दैट इज वन पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट कि डेफिनेटली हमें जो लोग हैं, हमारे जो वल्नरेबल बच्चे हैं, उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर दिखने लगा है। कुछ दिनों पहले एक वायरल हुआ था वीडियो, एक लड़की थी कलंगुट में जिसको लोगों ने सॉलिसिट किया। और हम जहां पे भी जाते हैं अवेयरनेस करने के लिए, कॉलेजेस में, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे डब्बे में, जो भी कॉलेजेस में जाते हैं, लड़कियां खड़े होकर बोलती हैं कि सर हम लोगों को भी टूरिस्ट सॉलिसिट करते हैं। तो जैसे सबीना बता रही थी कि गोवा को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये एक सेक्स डेस्टिनेशन है, द वे वी आर पोर्ट्रेइंग, ओके, नॉट ओनली बाय द एडवर्टाइजमेंट बट ऑल्सो इफ यू गो टू सी द फिल्म्स। अगर आप गोवा में लैंड करते हैं तो जो पहला बिलबोर्ड देखेंगे वो है कैसीनो का, और फिर उससे थोड़ा आगे आएंगे, आई डोंट नो मोपा डाबलिम का बोल रहा हूं, बिट्स पिलाने के सामने आता है बोर्ड, यू हैव सेक्स बट यूज कॉन्डम। ओके, बट यू विल नॉट फाइंड एनी बोर्ड, कहीं बोर्ड नहीं लिखेगा कि आपको बच्चों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, बच्चों का एज ये है,
बाइंग अ विक्टिम, बाइंग सेक्स इज अ क्राइम, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ये तो कॉमन सेंस है ना। इसके लिए तो आपको ट्रेनिंग, पॉलिसी चेंज ये सब नहीं करने की जरूरत है ना। ये सिंपल चीजें हैं। तो आर वी सीरियस? द क्वेश्चन इज दैट कानून है, जैसे मेरे पहले के स्पीकर से बोले, कानून है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जब नॉर्मल महिलाओं के लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है मैडम, तो इन महिलाओं के लिए कौन होगा? अभी तो ये वेबसाइट है, ये सॉलिसिटिंग ऑनलाइन है, पिंप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये तो ओपन है। तो ये पुलिस और क्राइम ये नहीं देख रही है क्या? ये उन पे बैन नहीं आ सकता है ऐसे वेबसाइट्स पे? नहीं, देखिए, अगर क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों ने भी रेज किया और भी एक्टिविस्ट लोगों ने रेज किया, महिला एक्टिविस्ट ने इसके बारे में रेज किया है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो पैट्रियार्की है उसमें इस इशू को एज ए सोशल प्रॉब्लम दिखाते हैं। ठीक है, हम जब पुलिस के पास जाते हैं तब बोलते हैं यार इसको रेस्क्यू करेंगे तो इसका खाने का क्या होगा, ये तो गरीब औरत है। हाँ, इसीलिए डोंट सी दैट इट इज ए ऑर्गेनाइज क्राइम। जो आपका सवाल था, लड़की 50,000 कमाती है, हमने पाया है कि उसको 2,500 भी नहीं मिलता है पर डे। ओके, और ज्यादातर जब वो कमा लेती है, ज्यादा पैसा हो जाता है उसका, ओके, तो पिंप ही टिप दे देता है पुलिस को पकड़ने के लिए, जब वो पैसे का डिमांड करने लगती है। और ज्यादातर जब ये शॉर्ट पीरियड के लिए लोग आते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता, बोलते अगली बार आके लेना, सो दैट शी कम्स अगेन पैसे के लिए। करेक्ट। ओके, सो इट इज बीइंग डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ओके, कानून है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप अभी रेस्क्यू करने के लिए काफी जगह जाते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं अखबारों में कि और इसकी जुलियाना आई और ये आए वो आए, ऐसे हमेशा रेस्क्यू इसमें आपको बुलाया जाता है। तो ये रेस्क्यू करने के बाद वो लड़की लोगों का आपके साथ कैसा रवैया रहता है, या पुलिस के साथ कैसा रहता है, और उनका वो बाद में आप कैसे उनको टर्न कराते हैं? देखिए, अदा की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सब लोगों को समझना पड़ेगा कि अदा की इतना आसान नहीं है। ओके, इनफैक्ट ये भी एक फैक्ट लाने का है आपको कि गोवा में रेस्क्यूज कम हो गए हैं। ओके, पहले एक जमाना था 80 से 100 लड़की लोग हर साल रेस्क्यू होते थे। अब साल खत्म होने को आया है, 20-25 भी रेस्क्यू नहीं हुए हैं। ओके, तो ये दर्शाता है कि स्टेट का क्या इंटेंशन है। इवन दो सब सिग्नल्स यही है कि कोविड के बाद ग्लोबली ट्रैफिकिंग बढ़ा है, मैं प्रोस्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, ट्रैफिकिंग बढ़ा है, बट वी डोंट फाइंड एनी एक्शन बीइंग टेकन। अब क्या है कि एक चीज समझना पड़ेगा कि लड़की का रिस्पॉन्स जो उसको हेल्प करने जा रहे हैं उसके लिए कैसा होता है। अब हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमने लड़की लोगों का जो लाइफ है, जो धंधे में है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। जो पहला कैटेगरी है वो तब होता है जब लड़की को धंधे में जबरदस्ती डाला जाता है। ठीक है, लोग कहते होंगे कि लड़की अपने आप आती है धंधे में, पर ज्यादातर हमारा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 30 साल में, ओके, कि कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से लड़की मजबूरी में आती है। या तो उसका किडनैप होता है, या उसको शादी के नाम पे या काम के नाम पे ल्योर करके लाके उसको धंधे में डालते हैं। जब उसको शुरू में धंधे में डालते हैं तो उस टाइम जब वो मना करती है तो ज्यादातर उसके खिलाफ वायलेंस होता है, रेप, मारना, कन्फाइन करके रखना, ये सब चीजें होता है जब तक कि वो टूट ना जाए। इस स्टेज को हम रेसिस्टेंस स्टेज कहते हैं, मतलब विरोध करना जो भी उससे धंधा करवाना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये स्टेज ऐसा है कि इस स्टेज में ज्यादातर हम जैसे एनजीओ और पुलिस नहीं पहुंच पाती है। उनको केज करके कहीं पे रखा जाता था। बायना था तब हम लोग कर लेते थे क्योंकि उसी एरिया में होता था। पर अभी क्या हो रहा है कि लड़की लोग जो दूसरे स्टेट से आ रही है वहां पे उनके साथ ऐसे होता है। तो ये होता है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंट स्टेज। दूसरा स्टेज ये है कि अगर लड़की को इस स्टेज से नहीं निकाल पाते हैं तो वो क्या करती है, सर्वाइवल के लिए जो भी उसके ट्रैफिकर्स है वो करने को तैयार होती है। वो कहती है मैं करूंगी। क्या करने का होता है, शॉर्ट ड्रेस पहनो, मेकअप करो, सॉलिसिटिंग करो, कस्टमर को एंटरटेन करो, वो शुरू करती है, जिसको हम करते हैं एडॉप्टेशन स्टेज। और जो लास्ट स्टेज है वो स्टेज है एक्सेप्टेंस। जबकि उसको नहीं निकाला तब तक तो वहीं पे जो लोग हैं उन्हीं के साथ रिश्ता बना लेती है। हो सकता है कस्टमर के साथ बच्चे हो जाएं उसके। और सबसे बड़ी चीज है कि वो ये जान जाती है कि वो रंडी है,
और रंडी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, सो अब डिपेंड करता है मैडम कि जो लड़की यहाँ पे हम रेस्क्यू कर रहे हैं वो किस स्टेज की है। अगर वो रेसिस्टेंट स्टेज की है तो वो हम लोग को भगवान की तरह दिखती है। जो अगर एडाप्टेशन स्टेज में गुस्सा में है पर तो भी वो हमें हेल्प कर, हमें मतलब हमें पुलिस को, जुडिशरी को, प्रोटेक्टिव होम को हेल्प करने के लिए तैयार है। पर जो एक्सेप्टेंस स्टेज में है वो लड़की गुस्से में है, क्योंकि वो कह रही है कि अभी तक तो नहीं आए। और दूसरी चीज है कि हम क्या लेके जा रहे हैं उसके पास, सिर्फ रेस्क्यू ही कर रहे हैं ना। पूरे इंडिया में अगर क्या है रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है, हर जगह स्टिग्मा है। ओके, सो ये भी एक चॅलेंज है। इसकी वजह से कोऑपरेशन कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। आम्ही निमाण्याकडे पावलेले असतात आणि एक इन्सिडंट सांगता, म्हणजे ते ब्युटिफुल वुमन म्हणून ते एक पुस्तक असं सलील चतुर्वेदीन ते बरयल्लें आणि हांवें ताचें ट्रान्सलेशन केला। ते विक्री खातीर उपलब्ध आसा, थंय आसा। आणि बाकीची बीन अप्लाय ना बाकीची जी अर्ज रिलेटेडच्या कामाच्या बद्दलची जी पुस्तकां आसात ती थंय आसात विक्री खातीर। तुम्ही मुजरत घेवची, ती वाचची, हो विषय समजून घेवचो। एकूच सांगता की आम्ही जेन्ना खंयच्या मनशाक सॉलिसिट करताना पळयता तेन्ना सरान सांगलेले त्या लास्ट स्टेजीची ती बायल असता जी थंय चेडूं असता ते उबे असता। त्याच्या पयलींच्या तिनूय स्टेजी रेजिस्टन्स, एडॅप्टेशन ते आमकां खबर नासता आणि ते सगळ्यात चड त्या बायलेचेर भुरग्याचेर अत्याचार जाल्लो असता तो त्या रेजिस्टन्स स्टेजीचेर जाल्लो असता जे आमकां खबर नासता आणि तेन्ना ते बंद असता। आम्ही जेन्ना पळयता, नॉर्मल सोसायटी जेन्ना पळयता तेन्ना त्या सॉलिसिट करतल्या भुरग्याक पळयता आणि आमकां तेजो राग येता आणि आम्ही त्याकाच गाळी घालीत रावतात। त्या पयलींच्या तिनूय स्टेजी आम्ही नजरअंदाज करता। म्हणजे सरान हांगा येयला त्याचो उद्देशूच हो की त्या तसो व्यवसाय करपी बायल खंयच्या हितूंतल्यान मजबुरीन थंय येयला ह्या गोष्टीची आमकां जाणीव आसची। आमची एक मानसिकता बदलची, ह्या व्यवसायाकडे पळोवपाची, जावं त्या महिलांकडे पळोवपाची। एकूच तितून एक हें आसा, आपूण आपल्या भयणी जेवण पावोवपाक तेज्या रुमार वयताली। ते चेडूं सांगता, ल्हान 8 वर्साचें चेडूं आणि भयण तेजी 12 वर्सांची। आपूण आपल्या भयणीक जेवण पावोवपाक वयता त्या रुमार आणि एक दीस सदां तें आसता, आपूण ताका दिता परत येता, असं दिता परत येता। एक दीस कितें जाता की आपूण वयता जाल्यार आपली भयण थंय नासली। मैं आपुन ते बायले विचारले, अभी दीदी कहाँ गई है? नहीं, वो दूसरी गली में गई है, तुम खाना रख के जाओ म्हणून सांगता। तो रबो ते भितर दवरता जाल्यार ते फाटल्यान दार बंद जाता, फाटले दार बंद जाता। 8 वर्साचो चेडूं, दार बंद जाल्या उपरांत मागीर ते दार घडायता, हे करता जाल्यार हाका बंद करून घालता। मागीर कोण व्हडलो एकटो दादलो येता आणि ताका तेचेर रेप करता। आणि मागीर त्यांचे अशी असता की हाँ एकदा रेप झाली आता आणि जिंदगी खत्म हो गई, अभी कुछ मैं कर नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, और अशी एक मेंटॅलिटी तयार तीच बायला करतात। म्हणजे जी त्याची पिंप असतात तीच सांगतात त्याका, जाव ते घरवाली जाणी असते। आणि अशा पद्धतीन 7 वर्साच्या 8 वर्साच्या भुरग्याक ना जाल्यार सामूहिक बलात्कार करप, ना जाल्यार आनी कसलो अत्याचार करप, सिगरेट, म्हणजे भरपूर तेंचेर फिजिकल टॉर्चर करून तांकां हांगासर हाडटा आणि तितली ती रेजिस्टन्स स्टेज आमच्या नजरेच्या परे जाता आणि आमकां ती गोष्ट खबर नासता। सो ही आमी लक्षांत दवरपाक जाय की हे काम कितले म्हत्वाचें आसा। याच्या सरान स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्रीचो आमकां उल्लेख, म्हणजे वेळ कमी असल्या कारणान स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्रीचो उल्लेख करपाक मेळोंक ना, पूण तेन्ना अशेंच हें आसलें की सराकूय खूब जाणांनी विचारलें की तुका ती दिसाक हजारांनी रुपया जोडपी हांगासर 500-500चेर रावतली काय म्हणून। सर सांगता 5,000 50,000 कमयता, 10,000 दिसाक कमयता, पूण कोणा खातीर? स्वता खातीर काय? आमकां दिसताना कितें दिसता, त्यांचे शॉर्ट कपडे दिसता, बरो मेकअप दिसता, ही खूब स्वता खातीर खर्च करतली आसतली, भरपूर जोडटा अशें आमकां दिसता। पूण ती भपकेगिरी त्यांच्या तोंडाची असता, ती फक्त दिखाव्यान असता, भितर त्यांच्याकडे पयशे कांयच नासता आणि ती दुसऱ्यां खातीर जोडून दितात। म्हणून ही गोष्ट आता झाली की स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्री काढल्या उपरांत खुबशी रिहॅबिलिटेशन शक्य झाले आणि अशो योजना आसल्यो गव्हर्नमेंटाच्यो की बायणां वेश्यावस्ती पाडल्या उपरांत त्यांचे रिहॅबिलिटेशन जातले म्हणून। पूण सरकार दरबारी म्हाका दिसता एकाय व्यावसायिकाचे रिहॅबिलिटेशन जावंक ना, पूण अर्ज संस्थेन कितल्याशाच बायलांचे रिहॅबिलिटेशन केल्लेले आसा आणि स्विफ्ट वॉश लॉन्ड्री आता मातशी कमी हेतून चलता।
आणि आता विश म्हणून फाउंडेशन आसा, विश के बारे में बताइए। और एकच क्वेश्चन हांव घेवपाक शकता कोणाचो लास्ट 5 मिनिट्स सरांक एक वाइंड अप करून आणि एक क्वेश्चन कोणीतरी उलया सर। ने कहा कि स्विफ्ट वॉच था और अब विश है, एक ही चीज कहने का है कि कहीं पे अगर लड़की लोग जो लोग अभी है वेश्यावृत्ति में, वो इसलिए नहीं है कि वो उसमें रहना चाहती है, वो इसलिए है क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हमने जो स्विफ्ट वॉच और विश शुरू किया है उसके बाद से लड़की लोगों का लाइन लगा हुआ है कि हमें आके थोड़ा छोड़ने का है और हमें रोजगार दीजिए। हमें किसी ने बताया कि पुलिस ने बताया कि मापसा में जो बस स्टैंड है वहां पे कई लड़की लोग धंधा कर रहे हैं। और फिर हमने गया थोड़ा रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि लास्ट कोविड के बाद से, कोविड के समय करीबन 7 लड़कियां थी, अभी 60-70 लड़की लोग हो गए हैं। जब हमने उनसे बात किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या करना चाहिए, सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि हमें आप रोजगार दो, आप रोजगार दो, हम लोग छोड़ेंगे। ओके, तो फॉर्चुनेटली हम लोग मापसा में इस महीने में नवंबर में वही यूनिट का एक्सटेंशन डाल रहे हैं। तो कहीं पे जरूरी है कि हम लोग ये समझे कि ये जो वेश्यावृत्ति है उसका मेन विलन मर्द है, पुरुष है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम उनको क्लाइंट के नाम से जानते हैं और जो विक्टिम है उसको हम रड्डी बोलते हैं, जो कि महिला के लिए सबसे बुरी गाली है। एटलीस्ट हम जो मर्द हैं जो कि लड़की लोगों को खरीदते हैं, एटलीस्ट उनको हम सेक्स ऑफेंडर बोलना शुरू करें। एटलीस्ट इतना करना जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको जो कर रहे हैं, क्योंकि वही फर्स्ट ऑफेंडर है। अगर कस्टमर नहीं है तो वेश्यावृत्ति नहीं होगी। तो जब तक हम उसको नहीं गलत नाम से बुलाएंगे तब तक ये चलता रहेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि मैं इससे अंत करूंगा कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गोवा एक मार्केट बन रहा है, हमें किसी तरह से डिमांड को रोकने का है। और ये महिला वो है कि जो कि अपने आप से आवाज नहीं उठाएंगे। और ये भी समझना जरूरी है कि जो भी काम कैरोलाइन और सबीना मैडम कर रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो लड़की लोग वेश्यावृत्ति में आ रहे हैं वो विक्टिम ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, विक्टिम ऑफ वायलेंस है। ओके, जेंडर का जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपर उनको रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, उन सबका एक्सप्लॉयटेशन का एंड रिजल्ट, जैसे मैडम बता रही थी, एंड रिजल्ट है प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि एक महिला को खरीदने के लिए मिल जाएंगे, काम देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, हेल्प देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन द इश्यू ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। अभी हमने एक लड़की को रेस्क्यू किया था, वो दिल्ली से आई थी और उसने हमें बताया कि किस तरह से राइट्स हैव लेड हर टू प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी। उसका शॉप था दिल्ली में, उसको जला दिया गया। उसके बाद जो लोग घर से सामान बना के दे रहे थे, nobody was ready to buy and they had so much loan. Okay, so then she being the elder of the family, she knowingly got into this. And when she explained to us, तो क्या हम उसको ब्लेम करें या उनको ब्लेम करें जिन्होंने दिल्ली में राइट्स करवाए और उसके वजह से उसकी दुकान चल गई। अच्छा उनका मिडिल क्लास फैमिली था वो चल रहा था। सो एज आई सेड इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, बट दीज आर द पीपल, वो लोग अपने आप नहीं लड़ सकते हैं। ओके, उसके लिए डेफिनेटली हम जैसे लोगों को आगे बढ़ के उनके वॉइस बनने पड़ेंगे, उनको भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। देन ओनली दे विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस जो उनके साथ सदियों से जो वायलेंस हो रहा है। क्वेश्चन एक है जो सर ने अभी बताया कि उसको मैं पकड़ती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि अगर हम इसको और थोड़ा पीछे खींचेंगे कि क्या इसकी वजह है कि प्रोस्टिट्यूशन में, तो पुरुष जो है वो उसको हम दोष देते हैं। मगर पुरुष जो है आज की आर्थिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि वो अपने घर से दूर जाने पर मजबूर है, उसको अपने घर के पास नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरियां अगर पुरुष के पास नहीं है तो महिलाओं को नौकरियां कहां से मिलेंगी? ये सारे हैं पर चर्चा के लिए नहीं खोल रही हूँ। आपने कहा कि महिला ने घर पर सामान बनाना शुरू किया और उस महिला से किसी ने खरीदा नहीं। बाजार से सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। मैं ये
हम सबको कहना चाहती हूँ, सब कंज्यूमर्स हैं एक तरह से, हम जो सामान खरीदते हैं, मेरा 10 रुपया जब मैं साबुन खरीद तो किसके पास जा रहा है, क्या इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं क्या? अगर वो किसी बड़ी कंपनी की तरफ जा रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में जा रहा है, तो वो मेरा 10 रुपया वेस्ट है। क्यों नहीं मैं ये करूं कि मेरे आसपास जो रोजगार छोटे छोटे खड़े हो रहे हैं, लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जरूरत का हर सामान ऐसे ही खरीदूंगी कि मेरा पैसा लोकल में रोजगार खड़ा करने में जाए। अगर इस तरह का हम आखिर तक इसको खींचते हैं, जिसको मैं सिस्टमिक प्रॉब्लम कहती हूँ, कि सिस्टम ऐसा ही बना रहेगा तो पुरुष भी ऐसा ही बना रहेगा और महिलाएं विक्टिम होती ही रहेंगी। तो इसीलिए होलिस्टिकली अगर हम इसको कभी समय रहे सोच पाए और इस पर हमारा बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल जो हम यहाँ बैठे हैं उसको हम इन्फ्लुएंस करें, तो उस दिशा में ये बात बढ़ती है। सोल्यूशन तो नहीं है पर उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मैडम। यह सेशन सर आप वास्को से इसी काम के लिए आए हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ही आपके प्रोग्राम बने रहते हैं और बहुत काम भी रहता है। जब भी हम लोग अर्ज में जाते हैं आप 2 मिनट की फुर्सत भी नहीं निकाल पाते हैं और इसमें तो आपका विश का कोई फायदा नहीं है, अर्ज का भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी आप आए और ये विचार मंथन यहाँ हुआ। चाहे किसी यहाँ अगर 50-60 लोग हैं, 5-6 लोगों ने भी अगर अपनी मानसिकता या अपनी अप्रोच बदल लिया तो आपका आने का ये सार्थक हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और ये आपको धन्यवाद नहीं कह सकती क्योंकि वापस आपको बुलाना है और इसी का चित्रंगी के लिए नहीं तो संवेदन केंद्र के लिए तो आपको बुलाना ही है, तो आपको धन्यवाद की जरूरत भी नहीं है लगता है। और धन्यवाद सगळ्यांक तुमका की तुम्ही सगळे ऐकून घेतले आणि अपेक्षा करता की सरांनी किती सांगला त्याच्यावर तुम्ही विचार करतले व एक नवा विचार तुमच्या मध्ये आज पावला असलो खूपशा लोकांमध्ये। याची आम्ही जाणीव दवरपाक जाय की 6,500 भुरगीं आज गोंयकारां ह्या व्यवसायान आसात आणि फाल्यां आमची भुरगीं आमच्या आसपासची भुरगीं वल्नरेबल आसात। सो ही तरी तुम्ही लक्षात दवरून हो विषय कितलो सिरियस आसा आणि त्याचेर आम्ही कितलो हे करपाक जाय, चिंतन करपाक जाय, ऍक्ट करपाक जाय ते तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेवचे आणि ह्या सिरियसनेसाकडे लक्षात दवरून आम्ही फुडली पावलां मारया आणि हे सत्र हांगा सोंपले अशें हांव जाहीर करता। फुडले सत्र आसा उपटिमाची आणि त्या फुडल्या सत्राच्या सगळ्या सूत्रसंचालकांनी माचयेची सुत्रां हातीन घेवची अशें हांव मागता। देव बरें करूं। धन्यवाद।